बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं, क्योंकि मटन डीलर्स के खिलाफ जो डिपार्टमेंट की जानब से या एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से जो आज मुहिम छेड़ी गई है, ये यकायक ये अचानक क्यों हुई है, ये गौरतलब मसला है। इस पर आज खुलकर बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस ज़मन में हमने मुतल्लिका महकमे के साथ साथ जो मटन डीलर्स हैं उनके साथ भी बात की हुई है। इतना ही नहीं, बल्कि आज ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता प्रोफेसर रहमान राही इंतकाल कर गए। प्रोफेसर रहमान राही 6 मई 1925 को श्रीनगर के अंदर पैदा हुए और रहमान राही जम्मू कश्मीर के अदब में एक आला नाम थे और उन्हें शायरी कश्मीर महजूर के बाद जिसने कश्मीरी ज़ुबान को फ़रोग दिया, ज़िंदा रखा और ज़िंदा रखने में अपना कलीदी और आला रोल अदा किया, उस फहरिस्त में सफ़े अव्वल की हैसियत हासिल है। प्रोफेसर रहमान राही के हवाले से आपको ये भी बताते चले कि वो 6 मई 1925 में श्रीनगर के विकारनाग नौशहरा इलाके के अंदर पैदा हुए। राही साहब 97 साल की उम्र में आज सुबह 6 बजे के करीब दुआए अजल को लब्बैक कह गए। उन्हें 1961 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। साल 2000 में पद्मश्री अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया और उसके बाद मुल्क के सबसे बड़े लिटरेरी अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड से भी रहमान राही को नवाजा गया। इतना ही नहीं, रहमान राही पहले कश्मीरी अदीब थे, पहले कश्मीरी शख्सियत थी जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से सबसे पहले नवाजा गया। यह उनका कंट्रीब्यूशन है। कई सारी किताबों के मुसन्निफ भी हैं। हालांकि रहमान राही सिर्फ कश्मीरी अदब के पैरोकार नहीं थे, कश्मीरी अदब को एक नहज न सिर्फ उन्होंने बख्शी है, बल्कि उर्दू में भी उनका एक बड़ा सरमाया है, बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अंग्रेजी जुबान में भी महारत रखते थे और फारसी जुबान के अंदर भी उनका कमाल था। कुल मिलाकर एक अदबी हैसियत से जब हम देखते हैं तो रहमान राही का एक आला किरदार था, रहमान राही का एक आला रोल था। रहमान राही उस्ताद हैं, अभी भी हैं, क्योंकि शायर मरते नहीं हैं, अदीब मरते नहीं हैं। उनके कमालात और उनकी जो तालीमात है वो रहती दुनिया तक कायम व दायम रहती हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी समाज है उनके लिए रहमान राही का नुस्खा बहुत कुछ है। ये फिलहाल हम रहमान राही के बारे में वो चीज़ें बयान करते हैं जो रहमान राही के बारे में हमने पढ़ी, सुनी और ख़ुद बैसती जो सहाफ़ी है हम उस चीज़ के गवाह भी हैं। लेकिन रहमान राही को क्या उसका सिला इस कौम ने दिया है, ये भी एक डिबेट है। लेकिन पहले रहमान राही के इंतकाल पर जहां मुख्तलिफ सियासी, समाजी और अदबी हलकों ने उनके इंतकाल पर दुख और रंज का इजहार किया, वहीं पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, उनकी अहलिया शमीमा आज़ाद और उसके साथ साथ उर्दू और कश्मीरी अदब से वाबस्ता जितने भी लोग हैं उन्होंने उनके साथ दिली हमदर्दी यानी उनके लवाहिकीन के साथ दिली हमदर्दी का इजहार किया और रहमान राही के इंतकाल को कश्मीर के लिए, कश्मीरी अदब के लिए बहुत बड़ा नुकसान करार दिया है और उनके जाने से जो खिलाफ पैदा हुआ है उसे पुर करना नामुमकिन करार दिया है। और इस हवाले से शाद रमज़ान हो या उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद जमा आजुर्दा हो, मजीद मसरूर हो, बशीर आरिफ हो, इन्होंने भी रहमान राही के इंतकाल के हवाले से जब गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपकी नज़र करते हैं। कश्मीरी ज़बान के सबसे बड़े मुहसिन और कश्मीरी शायरी के मेरे ख्याल से सबसे बड़े शायर आज तक प्रोफेसर रहमान राही आज हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन कश्मीरी ज़बान के तईन उनकी मोहब्बत, उनका लगाव, उनका काम और ख़ासकर कश्मीरी शायरी में उनका ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। और मुझे क्या पूरी कौम को फ़ख्र है कि हम उसी मिट्टी से हैं, उसी कौम से हैं, उसी सरजमीन से हैं जिस ज़मीन ने रहमान राही जैसे कश्मीरी को जन्म दिया है। कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो इस दुनिया में आया है उसको जाना ही जाना है।
आज राही साहब चले गए, न जाने हमारी बारी कब होगी। लेकिन मैं यहाँ पर इतना कहूँगा कि रहमान राही साहब उस्ताद जम्मू कश्मीर के ही नहीं बरसगीर के उस्ताद माने जाते हैं। राही साहब का जो शायरी मजमुआ है, शायरी कलाम है, वो किसको फरामोश हो जाएगा, हर किसी की ज़ुबान पर है। रहमान राही साहब के इतने मशहूर गज़लियात हैं कि मैं क्या कहूँगा। खासकर विजय कुमार वल्ला साहब ने उसके बहुत सारा गाया है। जिंद रोज़ न बापत लुक्च मरान की हो समा रखना, लोज पोर जका प्याल उफ्त का रखना। राही साहब जो कि अजीम शायर थे, राही साहब ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और राही साहब ने अपने दौर में कश्मीरी ज़ुबान को बहुत आगे बढ़ाया। प्रोफेसर रहमान राही की हैसियत एक लीजेंड की थी और कश्मीरी ज़बान और अदब के एतबार से, चाहे शायरी ले लीजिए, चाहे आलम तनक़ीद ले लीजिए, चाहे नसर ले लीजिए, और फिर तालीम और तरबियत के हवाले से भी राही साहब जो हैं उनको कश्मीरी ज़बान व अदब का इस सदी का बाबा आदम कहा जाएगा। शायरी में जो इनका डिक्शन था, उस डिक्शन की वजह से और जो ख़यालात थे, जो तशबीह और इस्तिआरे इन्होंने इस्तेमाल किए, उनकी वजह से मुझे लगता है कि रसूल मीर और महमूद गामी के बाद सूफ़ी शोरा को अलग कर दिया। अगर रोमानी शायरी किसी की लोगों की ज़बान पर रही तो वो राही साहब हैं। आज भी बच्चे बच्चे की ज़बान पर है शुरा नील तमिकर दामानस अब नसरुदम पानसा या सु गुलाब रोई डूठम बेअज गुलाब छावा। चलिए, रहमान राही इस दाई फानी से कूच कर गए, इंतकाल कर गए, लेकिन आप इन तस्वीर को देख सकते हैं, एक आम इंसान का जनाजा जैसे निकल रहा है और इस पर अदबी हलकों को काफ़ी दुख भी है, क्योंकि रहमान राही कोई आम शख्सियत नहीं थी। ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता है और भी कई सारे अवार्ड्स उन्हें हासिल हुए हैं, और सबसे बढ़कर रहमान राही का जो कंट्रीब्यूशन इस सोसाइटी को है, कश्मीरी ज़ुबान को हो, इस कौम को है, क्या उसके बदले जो मरते वक्त उन्हें मिलना चाहे क्या उन्हें मिला है? बशीर आरिफ जो कि अदीब भी हैं और आला ओहदों पर रेडियो कश्मीर के अंदर फाइज भी रह चुके हैं, उनका भी ये मलाल है और उनका कहना है कि एक ज्ञानपीठ अवार्डी को स्टेट की जानब से जो है गार्ड ऑफ ऑनर होना चाहिए था और स्टेट फ्यूनरल उसका होना चाहिए। और रहमान राही ने जो कलाम लिखे हैं और उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दी है इस ज़ुबान को, उसके बदले स्टेट की जानब से, कल्चरल एकेडमी की जानब से उन्हें वो चीज़ नहीं दी गई है जिसके वो हकदार है। बशीर आरिफ क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ उनका मलाल है, आइए देखते हैं। राही साहब नहीं रहे, लेकिन अफसोस इस बात का है जो पजीराई राही साहब को अपनी जिंदगी में होनी चाहिए थी रियासती सतह पे या मुल्की सतह पे, वो नहीं हुई। आप खुद ही देखिए, आज जैसे किसी आम शख्स की मौत हुई है, ऐसे मौकों पे ज्ञानपीठ अवार्डी का बाज़ाब्ता स्टेट फ्यूनरल होता है, स्टेट बरियल होता है, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है, नाके लगाए जाते हैं, रूट लगाया जाता है, ताकि इस शख्सियत को शान तरीके से विदा किया जा सके। यहाँ की कल्चरल एकेडमी एक भी जिम्मेदार नहीं है, अल्लाह अकबर, एक भी नहीं है। आप यही चाहेंगे अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे। बहुत बड़ा नुकसान है इसके। अभी 1000 जिंद रोजन बापत छी मरा लुक च रखना लत पट चखा प्याल क्यों उफ्ती कर रखना। ये शायर आज की जो हालात है उसके बिल्कुल जो है ऐन मुताबिक है, क्योंकि ये सिर्फ बशीर आरिफ का मलाल नहीं है, बल्कि इस सोसाइटी के जो अहम जिम्मेदारान हैं, अदबी हलकों की ये राय है कि उन्हें स्टेट फ्यूनरल, स्टेट ब्यूरियल और उसके साथ साथ जो गार्ड ऑफ ऑनर वो उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला है। और यहाँ तक कि कल्चरल एकेडमी ने भी उन्हें फरामोश किया और आज कल्चरल एकेडमी का कोई भी फर्द यहाँ पर हाजिर नहीं थे। ज़फ़र इकबाल मनहा जो कि कल्चरल एकेडमी के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और अदबी हलकों में उनका नाम है, उनकी जो कलम की कारकर्दगी है उसको भी लोग जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि ज़फ़र इकबाल मनहास अभी कश्मीर के अंदर नहीं है, अभी दुबई के अंदर है। ज़फ़र इकबाल मनहास इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। ज़फ़र साहब, आपका इस्तकबाल है। जानना चाहेंगे कि राही साहब का इंतकाल हुआ है, लेकिन जिस
شان اور جذبے سے راہی صاحب کی وداعی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی ہے. ادبی حلقے یہی شکایت اور یہی ملال ابھی کر رہے ہیں. کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ لیول پر کلچرل اکیڈمی کا بھی ایک رول بنتا تھا کہ کم از کم ان کا ایک ہی فرد یہاں پر ہوتا؟ جی وہ فارسی میں ایک لفظ ہے, میں اس میں اس کو ڈیفائن کروں گا کہ آن قدا بشکست و آن ساکی نمان. جب کوئی چیز وہ سے قدر کی جائے تو پھر آپ ضلع کیا کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اشوا بھی کہا, لکھا بھی, کہ راہی صاحب کی وفات ایک فرد کی نہیں, ایک عہد کی, ایک شاعر کی وفات ہی نہیں, ایک عہد کی وفات ہے, ایک تسلسل کی وفات ہے. راہی صاحب 100 سال تک جیے, انہوں نے 20ویں صدی بھی دیکھی اور 21ویں صدی کا یہ حصہ بھی دیکھا, اور وہ ہماری سیاسی, ثقافتی, ادبی, سماجی, شاید مذہبی جو ہماری دنیا ہے اس میں جو بھی نشیب و فراز ہے ان کے عینی گواہ ہیں. تو وہ کوئی ایک عام آدمی نہیں تھے, اور خود سرکار نے بھی ان کو ایک بہت بڑے ایوارڈ کو گیان پیٹھ اس سے نوازا تھا. کوئی خیر وہ اس کے لائق تو ان کا شان شاہ جنرل سرکار کی طرف سے ہونا چاہیے تھا. لیکن ایک بات میں بڑی احتیاط کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ ایک سوال شاید یہ بھی ہو, کیا لواحقین جو تھے, پسماندگان جو تھے, وہ اس کے لیے راضی بھی ہوتے یا نہیں, یہ بھی ایک سوال ہے. اس بارے میں نہیں کیا سرکار کی طرف سے کسی نے رجوع کیا تھا یا نہیں. لیکن کلچرل اکیڈمی کا جہاں تک تعلق ہے ان پر تو ایسی کوئی قدغن نہیں تھی. ان کو تو خیر وہ شاید آپ منائیں گے اس کے بعد, لیکن ان کو تو منانا چاہیے تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کی طرف سے یہ محکمہ اطلاعات کی بھی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ راج بھون سے, گورنر سے اس بارے میں بات کریں, اور میرے خیال میں کسی کو انیشیٹو لینا چاہیے تھا. لیکن جو وہ پہلی بات میں نے کہی کہ جب دم تحریر آپ کا کوئی وہاں ہوگا ہی نہیں تو بات کو کرے گا. بہت بہت شکریہ ظفر اقبال منہاس صاحب بات کرنے کے لیے اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے. بہت دور سے ظفر اقبال منہاس ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. تو کل ملا کر رحمان راہی ایک انسٹیٹیوشن تھے, ایک ادارہ اپنے آپ میں تھے, اور جو ان کا جو تصنیفیں ان کی ہیں تو وہ بھی جموں کشمیر کے کلچر, جموں کشمیر کے ادب اور خاص طور پر کشمیری ادب کو لے کر رہتی دنیا تک ایک اہم نمونہ رہے گا. اور باقی سرکاری اداروں نے اس حوالے سے کیا کچھ کہا, لیکن اتنا ضرور ہے کہ گلستان نیوز کی جانب سے آج صبح سے ہی خصوصی نشریات جو ہے رحمان راہی کے انتقال کو لے کر چلائی گئی ہے, اور شام گئے تک الگ الگ اوقات پر اس حوالے سے ہم جو ادبی حلقوں کے اظہار افسوس جو کر رہے ہیں یا رحمان راہی کے انتقال کے بعد جو ان کی یادیں ان کے ساتھ ہیں وہ ہم الگ الگ نشریات کے ذریعے عوام تک پہنچا بھی رہے ہیں. چلے اگلی خبروں میں ہم بات کرتے ہیں مٹن ڈیلرز کی, کیونکہ مٹن ڈیلرز کی جانب سے آج سری نگر کے اندر ایک احتجاج ہوا, ایک خاموش احتجاج ہوا, اور اس دوران ان مٹن ڈیلرز کا کہنا ہے کہ سال 2022 تک ان کا سرکار کے ساتھ ایگریمنٹ تھا ریٹس کو لے کر, یعنی جو اس سے پہلے ریٹس طے ہوئی تھی 535 روپے فی کلو, وہ سال 2022 کے آخر تک تھا. نیا ایگریمنٹ کے تحت نئی قیمتیں اب ہوں گی اور اس پر سرکار کو مل بیٹھ کر ان کے ساتھ بات کرنی ہوگی. یہ ڈیلرز کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 600 سے زیادہ رقم پر جو مال ہے وہ پہلے سے ہی ملتا ہے, تو ہم 535 پر کیسے بیچیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری دکانیں سیل کی جاتی ہیں, عزت سے ہماری دکانیں کھول دینی چاہیے سرکار کو. یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے یہاں اس بات پر کو لے کر کہ جب یہ کہتے ہیں کہ 2 سال تک ان کا ایگریمنٹ تھا, لیکن ایسے مٹن ڈیلرز بھی دل پہ ہاتھ رکھ کر بولے کہ کیا انہوں نے سرکاری ان ریٹس پر کہیں یہ جو میٹ ہے یہ بیچا ہے, کہیں نہیں ہے. انہوں نے بھی حکم کی عدولی کی ہے اور سرکار کی جانب سے بھی خاموشی رہی, اس میں کوئی شک نہیں. سرکار آج تک ویٹ کرتی رہتی تھی کہ کب کوئی شکایت لے کر آ جائے. آج کوئی شکایت لے کر نہیں آتے ہیں, لیکن جب سرکار نے ٹھان لی, جب ڈپارٹمنٹ نے ٹھان لی, تو اس کے بعد 87 ایسے دکاندار, ایسے مٹن ڈیلرز ہیں جنہیں بغیر پوچھے سیل کیا گیا ہے. بہرحال ان مٹن ڈیلرز کا کیا کچھ کہنا ہے, آئیے پہلے وہی سنتے ہیں.
ये बढ़ाएं और हम दुकानों पे बैठेंगे। हम तो इस वक्त मीट नहीं बेच रहे हैं, ना ला रहे हैं। ये करीब 600 से ऊपर खुद हमें अपने को पड़ रहा है, तो हम थोड़ी बेचेंगे पुराने रेट पर। वो तो बिल्कुल ना। हाँ, तो मेरा मुतालबा है कि जितनी भी सील हो गई हैं वो सब पहले उनकी दुकानें खोल दें इज्जत से, और उसके बाद हमें बुलाएं, हम टेबल पे बात करेंगे जो भी रेट। चलिए नाज़रीन, अब हमने इस हवाले से मुतल्लिका एडी के साथ भी बात की है और उनसे भी हमने पूछा कि आपने चाहे साल या 2 साल तक कोई सरप्राइज विजिट नहीं किया किसी भी दुकान का, किसी भी मटन डीलर का। आप तब कहते थे कि पहले जब हमें शिकायत आ जाएगी तो फिर हम एक्शन लेंगे। आज क्या वजह हुई कि यकायक आपने एक्शन ली है और 7 दिन के अंदर अंदर 87 दुकानदारों के खिलाफ आपने कार्रवाई की? यही एक्सपेक्टेशन थी इस कौम को, यही एक्सपेक्टेशन थी कश्मीरियों को कि इससे पहले भी आप सो मोटो एक्शन लेंगे और ऐसे दुकानों के खिलाफ, ऐसे जो महंगी दामों पर मीट बेचते थे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन तब कार्रवाई नहीं हुई। लोग इस चीज का भी वेलकम करते हैं कि अब आपने देर आयद दुरुस्त आयद ये एक्शन लिया, लोग बहुत वेलकम करते हैं। लेकिन लोगों का ये भी अब कहना है कि हम ये भी तवक्को करते हैं कि आइंदा भी आप इस मुहिम को जारी व सारी रखेंगे, इससे आप सीजनल नहीं बनाएंगे। फिर आप पर ही इल्जामात लगते हैं कि आपने आखिर क्यों कर यकायक या अचानक ये इस तरह की चीजें की हैं। बहरहाल इस हवाले से मुश्ताक साहब जो कि एडी हैं फूड एंड सप्लाईज के, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। हम डिपार्टमेंट ने रेट जो फिक्स किया है एक क्लास मीट के लिए, अगर आप वादी में देखेंगे ये एक क्लास मीट भी नहीं बेचते, जिसका रेट 400 रुपये होना चाहिए या 500 रुपये मैक्सिमम होना चाहिए। जो ये क्वालिटी आप जो मीट ये दे रहे हैं लोगों को, वो एक क्लास है ही नहीं। मैं लोगों को कहना चाहता हूं आप डिमांड कीजिए, एक क्लास मीट के लिए डिमांड कीजिए और वो रेट ढूंढिए जो आपको गवर्नमेंट ने दिया है। और रही बात आप जो कह रहे हैं, ऐसा कोई बात हुई नहीं है कि मतलब एनहांसमेंट जब भी कुछ करना होगा हमारे दरवाजे खुले हैं। एनहांसमेंट के लिए हम नहीं कह रहे कि बंद है, लेकिन जो प्रॉपर फैसिलिटी जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो उनको फॉलो करना है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये लोग इलीगल ट्रेड कर रहे हैं, इनके पास लाइसेंस नहीं है, इलीगल तरीके से माल ला रहे हैं, तभी तो ये कार्रवाई हम कर रहे हैं। नहीं, लाइसेंस को हमने बंद नहीं किया, हमारे दरवाजे हम आज भी कह रहे हैं थोड़ा सा मामूली सा एक प्रोसीजर है। एलजी इंतजामिया हो या मुल्क की सरकार हो, यही दावा करती रहती है कि हम आवाम के बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। यह भी दावा होता है कि हम आवाम को सहूलियत पहुंचा रहे हैं। लेकिन महजूर नगर श्रीनगर के अंदर जो आज लोगों ने एहतजाज किया, यह दरअसल राशन के खिलाफ था, राशन डिपार्टमेंट के खिलाफ था, महकमा फूड एंड सप्लाईज के खिलाफ था। उनका कहना था कि चावल को लेकर उनका कहना है कि पहले 10 किलो चावल फी नफ्स दिया जाता था, लेकिन अब 5 ही किलो देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि 400 का सिलेंडर 1200 पर पहुंच गया है। मिट्टी का तेल, खांड वो अब सरकारी स्तर पर मिलता ही नहीं है। अब सरकार कहती है कि हम आप पर रहम कर रहे हैं, आपके बहबूद का काम कर रहे हैं, लेकिन अब बहबूद कहाँ है और सरकारी रहम कहाँ है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों की बहबूदी का दावा तो करती है, लेकिन राशन कम करने से कौन सी बहबूदी आम लोगों की होगी। आम लोग परेशान हैं और आम लोग मुतासिर हो रहे हैं। तोमलस 5 किलो 4 किलो फी रेत अकिस नफरस 9 किलो वनस मुनिसब तमिस गाट खुलान की यह बह दिम 5 किलो मे नफरन 2 चान 5 खानस वन मे क्या त्रा शाम तेल वन यह गवर्नमेंट दपन तुम वन 52 रेत रोजो रोजर 5 किलो तमुल थन कॉकरन गिन मुसाफिरन दिमो खेमो तो खेमो क्या गेस बट 1400 रुपये 4 हतन खंड तमुल सह मकलोमुन सोरे ओट 8 किलो 4 किलो तमुल। नाज़रीन, इस राशन के हवाले से भी या महजूर नगर के इलाके का ही ये मसला नहीं है, बल्कि ये जगह जगह पर यह मसला है। जब से सरकार ने राशन बंद की हुई है, जो मुफ्त राशन फराम की जाती थी या मुफ्ती मोहम्मद सईद एंटाइटल्ड स्कीम के तहत जो राशन दिया जाता था 6-7 महीने, उसको भी बंद किए हुए हैं। अब मुत्तल्लिका महकमे का इस पर क्या कुछ रिएक्शन है या क्या कुछ कहना है, आइए वो भी देखते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो पिछले महीने तक जो हमारे पास 2 किस्म के राशन आ रहे थे, एक था PMGKY प्राइम मिनिस्टर कल्याण अन्न योजना था एक, और दूसरा था नफसा।
PMGKY जो था वो फ्री राशन हम दे रहे थे नफसा लोग AOY और PHS कैटेगरी के लोगों को, और जो नफसा का राशन था वो उसमें हम पैसों के जो पैसे होते थे तो वो भी देते थे हम उनको, तो 5 से 5 और 10 किलो बनते थे वो। लेकिन इस बार जो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है उन्होंने फ्री राशन नफसा ही रख दिया, PMGKY अभी नहीं मिलेगा। मैं लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, आप समझिए, हमारे स्टोर कीपरों को बंद मत कीजिए, स्टोर कीपरों के साथ कोई ये बदसलूकी मत कीजिए। उनके पास खाली आपको जो एक सोल को मिलेगा 5 किलो चावल ही मिलेगा। अगर 4.5 किलो आपको चावल मिलेगा, आधा किलो आपको आटा मिलेगा, 4 किलो अगर। चलिए अगली खबर में बात करते हैं जोहामा चाडुरा के उस नौजवान की जिसने न सिर्फ जोहामा चाडुरा इलाके की इज्जत बढ़ा दी है बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की इज्जत बढ़ा दी है। यह दरअसल डॉक्टर मीर मोहम्मद असरार है जो कि जोहामा चाडुरा का रहने वाला है और ये साइंटिस्ट है CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के, और जम्मू के अंदर उनकी तैनाती है। उन्हें एक निशस्त के अंदर मोहाली के अंदर एक अवार्ड से नवाजा गया है और ये डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी डिग्री उन्हें मिला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली की जानिब से। तो इस तरह से उन्हें जब ये अवार्ड दिया गया तो उसके बाद मुबारकबादी के जो पैगामात है वो लगातार मीर मोहम्मद असरार को मासूल होते रहे। चलिए अगली खबर में बात करते हैं PDP की जानिब से चार शरीफ हल्का इंतखाब के सुरस्यार इलाके में एक कन्वेंशन मुनक्कद हुआ जिसमें गुलाम नबी लोन हांजुरा के अलावा चार शरीफ हल्का इंतखाब से ताल्लुक़ रखने वाले कई सारे सरकर्दा लीडरान भी यहाँ पर मौजूद थे। यह दरअसल ब्लॉक लेवल वर्कर्स कन्वेंशन था और इसमें गुलाम नबी लोन हांजुरा भी यहाँ पर मौजूद थे। लोगों की एक खासी तादाद से उन्होंने यहाँ पर खिताब भी किया और उन्होंने कहा कि PDP वो वाहिद जमात है जो न सिर्फ 370 को लेकर बात कर रही है और शिद्दत से बात उठा रही है बल्कि अवामी जो मामलात है उसको भी आला हुक्काम तक बड़े ज़ोर शोर के साथ उठाया जा रहा है। तो नाज़रीन आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान मेर हिलाल हाजिरी को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।